रंगमंच एक वो विधा है जो समाज में आपको जीने का एक नया तरीका सिखाता है। जी। रंगमंच के माध्यम से आप अपनी बात, अपनी सोच समाज के समक्ष पेश कर सकते हैं। जब हम लोग ऑन स्टेज जी। जब हम अपने नाटक को कर रहे होते हैं तो जो दर्शक गणों में वहाँ बैठे हुए जी लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है जी या मार्मिक दृश्यों में उनका जो रुंदन है, जी जी यही सब हमारे लिए अवार्ड भी है। रंगमंच में अभिनय जी एक ऐसी विधा है जहां पर आपको कोई रिटेक का मौका नहीं मिलता है। जब आप कई महीनों, कई सप्ताह की तैयारी के बाद पात्र चयन के बाद तो यही होता है कि आप अपना पात्र सभी जिसको जो पात्र दिया गया है वो उसको याद करे और उसको आत्मसात करे। जी। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं आप सभी के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों, आज के दिन तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज के दिन मेरे लिए बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है, क्योंकि आज हमारे बीच में मौजूद है बहुत महान महान हस्तियां। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद है लता राणा मैम, और इसके बाद मेरे राइट साइड में यहाँ पर बैठे हैं मनोज सर। ये दोनों बिल्कुल ही मतलब बोलने में एक एक्सपर्ट हैं अपने आप में, और लता मैम जो है एडवोकेट हैं, और मनोज सर जो है ये थिएटर भी करते हैं। और अगर आप इनकी वाणी जब सुनेंगे, आप इनको बोलते हुए जब सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा ये बोलते हैं। एक आरजे के जैसी फीलिंग इनके बोलने से आती है। ये बहुत अच्छे आरजे भी हैं। वो थोड़ा सा अलग बात है, सर को थिएटर ने अपनी ओर खींच लिया, लेकिन वैसे ये एक बहुत अच्छे आरजे होते। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे अपने दोनों गेस्ट से। सबसे पहले मैं जहाँ पे बहुत उलझन में हूँ, इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा लता मैम से। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो इसके बाद सर, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सबसे पहले आप दोनों बारी बारी अपने बारे में बताइए। मैं लता राणा एडवोकेट जी। क्राइम साइड और मैट्रिमोनियल साइड में प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे 30 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में। और मैं थिएटर भी करती हूँ, ये मेरा शौक है जी। और जो थिएटर में प्ले में जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं मनोज रंसवाल जी। ये मेरा इंट्रोडक्शन। सो सर, अब मैं मनोज सिंह रंसवाल जी। पिछले कई वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हूँ और एक रंगमंच अभिनेता और निर्देशक के तौर पे मैं कार्य कर रहा हूँ जी। तो सर, क्योंकि रंगमंच की बात है और रंगमंच के दिवस की बात है, थिएटर की बात है, तो आप दोनों अपने अपने नजरिए से बताइए कि थिएटर है क्या। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे। रंगमंच एक वो विधा है जो समाज में आपको जीने का एक नया तरीका सिखाता है। जी। रंगमंच के माध्यम से आप अपनी बात, अपनी सोच समाज के समक्ष पेश कर सकते हैं। रंगमंच वो चीज़ है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार कर लाता है। जी। और 27 मार्च को संपूर्ण जगत में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। जी। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी। तो ये है। मैम, आपकी नज़र में थिएटर और रंगमंच क्या है? सबसे बढ़िया है कि यदि अगर हम तनाव में हैं और जी। हम रंगमंच कर रहे हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। जी। कोई टेंशन नहीं रहती उस समय, क्योंकि हम उस पात्र में ढल जाते हैं जिस पात्र का हमें प्ले करने को मिला है। जी।
सपोज कोई गरीब लेडी का मिला है तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हमारा तनाव एक तो, क्योंकि उससे पहले वार्म अप किया जाता है जी एक्सरसाइज होती है थिएटर में, जी तो थोड़ा तो वहीं हमारी थकान उतर जाती है। बाकी जब हम थिएटर करते हैं तो एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। जी हम प्ले करते हैं उसे, फिर हम पब्लिक में शो करते हैं, जो उनकी तालियों की गड़गड़ाहट होती है वो हमारे लिए एक एनर्जी है। जी और यदि हमारा प्ले अच्छा जाता है तो उसका क्रेडिट डायरेक्टर पर भी जाता है, क्योंकि जो हमें उन्होंने ढाला है उस पात्र में वो डायरेक्टर ही ढाल सकता है। जी जी तो अब जो है बहुत सारी बातें आज हम प्ले के बारे में और थिएटर के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे परफॉर्मेंस देने जाते हैं, जब आप अपना नाटक कर रहे होते हैं जी जी तो उस टाइम में आप लोग किस किस तरीके के चैलेंजेस जो है फेस करते हैं? देखिए, रंगमंच में बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे, जैसे मतलब ड्रेसअप है, मेकअप है और इक्विपमेंट्स वगैरह है, तो इन सब के लिए हमको खुद से जूझना होता है, जी खुद से करना होता है जी क्योंकि रंगमंच में पैसा नहीं मिलता है। और अभी तो खैर मिलना शुरू हो गया है, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो एक कलाकार के तौर पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद से मैनेज करनी होती हैं। जैसा कि स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले तो उसके लिए एक खोज होती है। जी स्क्रिप्ट जब मिल जाती है तो जो समूह में है, कितने समूह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जी सभी लोगों की एक मुलाकात होना बहुत आवश्यक होता है। फिर वहाँ पर जो है एक चुनाव होता है कि इस नाटक को किया जाए और क्या ये समाज के लिए अच्छा है और ये क्या संदेश देना चाहता है। जी उसके बाद जो है ये निर्णय लिया जाता है कि इसको निर्देशित कौन करेगा। उसके बाद जो है फिर पात्रों का चयन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर रिहर्सल की जगह वगैरह, तो ये सब चीज़ें फेस करनी होती है कलाकार को। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी रंगमंच आज भी जिंदा है जी और आगे भी रहेगा। जी ये क्वेश्चन मैम मैं आपसे भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक तरीके से महिला हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप इस क्वेश्चन के माध्यम से करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं प्रोग्राम देने गए, आपने नाटक के जरिए कहीं किसी को जागरूक करने गए, हर तरीके का टाइम होता है, ज़्यादातर प्रोग्राम्स शाम को ही होते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जैसे कि अभी बताया, रिहर्सल में तो हमें जगह कि हम कहाँ करें, एक जगह की ऐसी अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर हो। जब हम प्ले करने जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्ट कैसा है और पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी। कभी कभी होता है कि एक बार हम गए थे सर्वे ऑफ इंडिया के ग्राउंड में जी, वहाँ लाइट चली गई, वहाँ उन्होंने जनरेटर का प्रबंध नहीं किया था, तो इतनी देर के लिए हमारा प्ले रुक गया था जी। और पब्लिक, हम उस भाषा में वो प्ले करते हैं कि पब्लिक को समझ आ जाए। एक हम संदेश देते हैं, जैसे सपोज हमने दहेज पर कोई प्ले किया तो बाद में यही संदेश है कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, या वो एक कुरीति बन जाती है, वो रीति नहीं है, कुरीति है, वो संदेश हो गया। जैसे कि दिखावा, हमने एक प्ले किया था अंडर सेक्रेटरी, उसके बहुत शो हुए हैं और अभी शायद दोबारा हुए, तो उसमें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी ने अगर गाड़ी ली तो हम भी गाड़ी लें, पता लगा हमारे घर में खाने को नहीं हो रहा है उसके बाद। तो ये एक संदेश जब जनता में जाता है, जनता हमें एक्सेप्ट करती है, हमारे प्ले को एक्सेप्ट करती है, तो जो तालियां बजती है हमारा उत्साह इतना बढ़ा देती हैं कि हम ये समझिए कि नेक्स्ट प्ले होने तक हमें वही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। जी, तो जैसे मैम क्या होता है कि आप शोज में जाते हो, प्रोग्राम्स में जाते हो बेसिकली, तो क्या मतलब आप लोग जो है डे के ही करते हो या शाम को, या नाइट शोज? जो हमारी जो रिहर्सल है वो शाम को होती है, क्योंकि मोस्टली सर्विस वाले होते हैं। बहुत कम ऐसे हमें कलाकार मिलते हैं जो स्टूडेंट हैं, तो उनकी पढ़ाई है, और शो भी मोस्टली नाइट में ही होते हैं क्योंकि लाइटिंग का होता है। हाँ, जैसे गाँव में करना है
तो दिन में भी हमने किए हैं। हाँ बिल्कुल। दिन में भी हमने प्ले किए हैं, स्कूल वगैरह में किए हैं प्ले हमने दिन में। कोई कॉमेडी नाटक उठा लिया ताकि बच्चे वो हंसे। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग प्ले लेकर हम लोग समाज के समक्ष आते हैं तो लगभग सभी लोगों का ये रहता है कि भाई ठीक है, कोई बिजनेसमैन है या कोई नौकरी पेशा इंसान है, तो शाम के वक्त ही लगभग लोगों के पास समय होता है जी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ पर भी हम शो अपना रखवा रहे हैं या जो भी स्पॉन्सर अगर कोई मिल जाता है तो शाम का समय बेस्ट होता है ताकि शाम को सभी लोग उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देख सकें और नाटक को समझ सकें कि हम संदेश क्या देना चाहते हैं। तो बेहतरीन समय शाम का ये होता है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि छात्रों के लिए अगर मतलब कोई कार्यक्रम रखा गया है इस तरह का, तो उसमें ये हो सकता है कि वो कहें कि आप दिन में कर लीजिए, तो वो भी हम कर लेते हैं और वो करना उचित भी है जी। तो सर, आप लोग जैसे स्क्रिप्ट वगैरह का है तो आप खुद भी आप लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। उनमें से मैं स्वयं की गिनती भी रखूंगा क्योंकि छोटी छोटी कोट्स में लिखता हूँ और कुछ कविताएं भी हैं, लेकिन मुझे याद एक भी नहीं है मिस्टर गौरव। तो मतलब हर किसी का एक काम होता है, जैसे कि मतलब निर्देशक का एक काम है, स्क्रिप्ट राइटिंग एक अलग विधा है और अभिनय तो आप बखूबी जानते हैं जी। तो हर विधा के लिए मतलब एक व्यक्ति हर विधा के लिए जो है पर्याप्त नहीं मान सकता उसको मैं। वो अलग बात है कि हाँ, सबका अपना अपना टैलेंट है ये कि वो निर्देशक भी है, वो राइटर भी है, वो एक्टर भी है। अब मैं आपसे अगला जो सवाल है मेरा वो ये रहेगा कि क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, है ना? जैसा भी है, क्या पता एक आध कहानी नाटक कुछ ना कुछ लिखा भी हो। तो आप लोगों के नज़रिए से अगर कोई नया नाटक वगैरह लिखना जो है स्टार्ट करे या कोई नाटक लिखता हो तो उसको किन चीज़ों का अपने नाटक में, क्योंकि आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो आप ज़्यादा इसमें बेहतर बता पाएंगे, डायलॉग डिलीवरी है वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों में क्या क्या जो है ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा नाटक बनाने के लिए? देखिए, अगर नाटकों की हम बात करते हैं, अभी तक जितने भी नाटकों में मतलब हमने अभिनय किया है या चाहे मैंने निर्देशन किया है, तो सबसे पहला तो ये देखना होता है कि स्क्रिप्ट आप कौन सी उठा रहे हैं। ठीक है, उसमें समाज के लिए क्या संदेश है, विशेष संदेश, और ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसमें कोई संदेश नहीं होता है। सभी नाटकों में समाज के लिए कोई ना कोई संदेश होता ही है। और मेरी तो कोशिश रहती है कि जिस तरह से हम लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं, सभी लोग, चाहे वो बच्चे हैं और बूढ़े हैं, कोई भी मतलब किसी भी उम्र के, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है, किसी न किसी तरीके का स्ट्रेस रहता ही है जी। तो उसको दूर करने के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब हम कुछ कॉमेडी नाटक लेकर आएं तो ज़्यादा बेटर है, और हमने ऐसा किया भी है। क्यों मैम? ऐसे बहुत से नाटक हैं जो हमने किए हैं। यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं, हाँ, पूरा कॉमेडी। हाँ, और ताजमहल का टेंडर भी आप लोगों ने किया है। तो ये हमारी कोशिश रहती है। अच्छा, अब बात आती है स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट वाला पार्ट तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से ये करना जरूरी है जी। आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए, समाज के प्रति आप क्या देना चाहते हैं, हाँ। वो आपके कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, निर्देशक को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। स्क्रिप्ट के बाद पात्र चयन होता है, जिसमें जो है कि आप कौन सा पात्र किसके लिए सूटेबल है, क्या वो उस पात्र में फिट बैठ रहा है कि नहीं। अच्छा, जब हम पात्र चयन कर लेते हैं, क्या उसके पश्चात आपका समर्पण है, उस कलाकार का क्या उस कैरेक्टर के प्रति समर्पण भाव है, क्या वो उसको कर पा रहा है, उस कैरेक्टर को जी पा रहा है। क्योंकि थिएटर रंगमंच में अभिनय जी एक ऐसी विधा है जहां पर आपको कोई रिटेक का मौका नहीं मिलता है। जब आप कई महीनों कई सप्ताह की तैयारी के बाद पात्र चयन के बाद तो यही होता है कि आप अपना पात्र सभी जिसको जो पात्र दिया गया है वो उसको याद करे और
उसको आत्मसात करे जी उस करेक्टर को जो वो कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सभी लोग मतलब लगता है कि परिपक्व हो गए हैं अपने अपने पात्रों के साथ, तो शाम के वक्त जो रिहर्सल हम लोग की चलती रहती है, जी जो भी कमियां हैं, एक निर्देशक का कार्य सिर्फ यही होता है कि एक अभिनेता को तराशा जाए, उसके अंदर की कला को बाहर लाया जाए, उसको पॉलिश किया जाए। जी बाकी कलाकार तो सभी हैं, बशर्ते कोई दिख जाता है, मतलब कोई छप जाता है तो कोई छिप जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जी। और कई महीनों के रिहर्सल के पश्चात होता क्या है, जब हम नाटक करने के अंतिम दिनों के पड़ाव में होते हैं, उससे पहले जहां पर भी हम नाटक करने के लिए जाते हैं, उससे पहले होता है ग्रैंड रिहर्सल, जी ग्रैंड ड्रेस रिहर्सल। जी उसमें जिस पात्र का जो ड्रेसअप है, प्रॉपर लाइटिंग, स्टेज की मार्किंग, ये सब का ध्यान रखना होता है जी। काम हाँ, कलाकारों को यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से कार्य करना होता है। जी रूप सज्जा के लिए भी होते हैं आपके साथ में सहयोगी, किंतु उसके पश्चात भी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रिटेक का कोई चांस नहीं है। जब आप ऑन स्टेज आ गए हैं तो वहां पर आपने जो कर दिया वो हो गया। कैमरा और जो अभिनय की दुनिया है, कैमरे वाले की बात कर रहा हूं मैं, जी ठीक है, फिल्मी दुनिया, जी जी वहां पर आपको मौका दिया जाता है बार बार। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो आपको 50 बार भी वहां पे मौका मिल जाता है रिटेक करने का। लेकिन रंगमंच आपको रिटेक का मौका नहीं देता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर कलाकार का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो वहीं पर वो क्लिक कर जाएगा, जी। और अगर एक भी डायलॉग स्लिप कर गया तो वहीं पर सब रायता ही फैल सकता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। सारा प्ले बिल्कुल बिल्कुल। और आगे आने वाले सीन का जो है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, और कई बार हो भी जाता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि अभी तक हमारे नाटकों में तो ऐसा, क्यों मैम, हमारे नाटकों में तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाया है, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं और रंगमंच के प्रति समर्पित हैं। रंगमंच वही करे, मेरा तो कहना इतना है कि जो समर्पण भाव से आ रहा है, ये सोच के साथ में आ रहा है कि मैं रंगमंच के लिए बना हूं और मुझे रंगमंच में ही अभिनय करना है जी। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि 4 दिन का शौक होता है। मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं अन्य मित्रों के माध्यम से कि मुझे भी सर थिएटर सीखना है, रंगमंच में मुझे भी अभिनय करना है। लेकिन पहले आप ये तो जांच लें, स्वयं को ये तो जांच लें कि क्या आप वाकई यहाँ और आगे चलना चाहते हैं जी। जबकि ऐसा होता नहीं है। आज के बच्चों में धैर्य की कमी है, पेशेंस ना, पेशेंस बहुत बहुत कमी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि शॉर्टकट में काम हो जाए, और शॉर्टकट हमारे हिसाब से कभी भी अच्छा नहीं होता जीवन में, किसी भी कार्य में। तो यहाँ पर तो ऐसा ही है कि लोग चाहते हैं कि हम आए और थिएटर की थोड़ी बहुत बारीकियां हम जान लें और उसके पश्चात हम सीधा फिल्मों में हम एंट्री कर जाएं जी। और ऐसा लगभग हो भी रहा है। लेकिन ऐसे कलाकारों के साथ आगे जाके मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आगे तक का मामला है। क्यों मैम, है कि नहीं? तो बाकी यह है कि जब हम लोग ऑन स्टेज जी, जब हम अपने नाटक को कर रहे होते हैं तो जो दर्शक गणों में वहाँ बैठे हुए जी लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है जी, या मार्मिक दृश्यों में उनका जो रुंदन है, जी जी, यही सब हमारे लिए अवार्ड भी है। क्योंकि जो यदि किसी मार्मिक सीन में अगर कोई रोता हुआ दिखाई देता है दर्शक गणों में, तो ये हमारे नाटक की सफलता है। हाँ। बाकी जो तालियों की गड़गड़ाहट, जो खुशी, जो हैप्पीनेस हमने उनको दिया है जी, वो हमारे लिए अवार्ड होता है। तो सर आप लोगों की जो टीम है कितने सदस्यों से चलती है? ये निर्भर करता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है उसमें कितने पात्रों की आवश्यकता है। कभी कभी होता है, जैसे मैंने 2016 में प्ले किया था बकरी, डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये लिखा हुआ है जी, और एज ए डायरेक्टर मैंने उसको डायरेक्ट किया था, जिसमें कि मैन जो है वो जो बकरी होती है, बकरी इन्हीं की होती है जी, ठीक है जी,
तो वो प्ले जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली टच भी करता है। मैं उसका खुलासा ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, जी जी जी। लेकिन वो प्ले मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था कि वो 3 दिनों तक अखबारों में छाया रहा। और हमारी संस्था जो कि स्वर्गीय अतीक अहमद जी जो कि मेरे रंगमंचिया गुरु भी हैं, जी जी, जिन्होंने मुझे रंगमंचिया बहुत सारी बारीकियां बताई हैं, और ताउम्र में उनका शुक्रिया अदा करूंगा जी। वो जहाँ पे रहे, टीम में बहुत लोग थे। और बकरी नाटक की अगर मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 35-36 लोग, उसमें उन इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जी, जो अभिनेता उसमें कार्य कर रहे थे और अभिनेत्रियां, क्योंकि तो ये आप लोगों की पूरी संस्था है, मतलब? हाँ, संस्था है पर्वतीय अभिरंग नाट्य अकेडमी के नाम से जी। इसमें से फिर आप जिस जिस नाटक में जैसे जैसे पात्रों की जरूरत है वो लेते रहते हो? जी, वो लेते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पहले से मतलब कलाकार कार्य कर रहे हैं हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करेंगे या उनको ही पात्र चयन के अनुसार जो है मुझे लगता है जो पात्र जिसके लिए आवश्यक है उसी को वो कैरेक्टर दिया जाता है जी। उसमें कोई पार्सलिटी मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए, क्योंकि नए भी आते हैं उसमें, नए बच्चों को मौका दिया जाना बहुत आवश्यक है। नए बच्चे ऊर्जावान होते हैं और हाँ, थोड़ा उदंडी भी होते हैं, ये भी बात सही है जी, 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 जी। कि बहुत सी बात नहीं मानना चाहते, लेकिन रंगमंच सीखना है तो उसके लिए तो डायरेक्टर की सुननी पड़ेगी और डांट भी सुननी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सह निर्देशक जो मेरे एडी वगैरह होते हैं तो वो डांट भी लगाएंगे, क्योंकि आप अपना कार्य नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब मंच के ऊपर आप अभिनय कर रहे होंगे, आपसे गलतियां होंगी और उस गलतियों का खामियाजा आप तो सुनेंगे ही, साथ में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज मुझे भी किया जाएगा कि एज ए डायरेक्टर आपने क्या सिखाया है जी। अब दोस्तों, पूरा प्रोग्राम थिएटर पे है, रंगमंच पे है, रंगमंच दिवस पे है, आप दोनों हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत महान कलाकार। तो मैम और सर, मैं ये चाहूँगा आप दोनों से कि आपने अगर आपको कोई प्ले की या कोई छोटी सी कॉमेडी स्क्रिप्ट अगर याद आती है हमारे दर्शकों के लिए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो है और भी मौजूद हैं यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में, तो उनके लिए कुछ कॉमेडी सा अगर हो जाए, जिससे कि इस कार्यक्रम को सुनते हुए जो लोग बोर हो रहे होंगे उनकी बोरियत को हम थोड़ा सा कम करना चाहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉमेडी सुनाई नहीं जाती, जोक नहीं है रंगमंच जी। एक्ट करेंगे तो हंसी आएगी जी। एक्ट में उनका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जो कलाकार है, जो पात्र है जी, जैसे हमने अंडर सेक्रेटरी किया, वो ये समझिए कि 80% कॉमेडी था जी। तो उसमें एक ही मुद्दा था कि दिखावे के लिए एक क्लर्क की वाइफ ने ये बताया कि मेरा हस्बैंड अंडर सेक्रेटरी है जी, और वो झूठ बढ़ता चला गया। तो उसमें जो एक्सप्रेशन थे, जो एक्टिंग थी कलाकारों की, वो दर्शकों को गुदगुदाती थी जी। ये था उसमें। और यहाँ बंदे सस्ते मिलते हैं, वो भी ऐसे ही था कि लल्ला को ब्याह हमने प्ले किया और उसका शो हम लोगों ने कई जगह, गांधी पार्क में पहला शो किया, उसके अलावा भी हमने अन्य जगहों पर किया है जी। और वो भी पूरी तरह कॉमेडी ही है वो प्ले जो है जी। नहीं, मैं चाह रहा था आप कुछ थोड़ा सा अगर आप लोग एक्ट करके यहाँ पर दिखाएं, जिससे कि हमारे श्रोताओं को सभी को कुछ मिले, कुछ हंसी का मौका मिले थोड़ा बहुत। दो में नहीं। अरे बच्चों, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? ये तो बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा वाला डायलॉग हो गया। चुप खामोश है। देखो बच्चों, जंगल में एक शेर है। शेर सभी ने सुना होगा ना? और शेर क्या करता है, क्या करता है जरा बताएं आप? शेर दौड़ता है, शिकार भी करता है, हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारे काम है शेर का तो सर। हाँ, पूरा जंगल उसके कंट्रोल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिल्कुल नई मूवी का डायलॉग हो गया कि वो तो राज भी करता है। बिल्कुल, वो किंग है, राजा है जंगल का, तो राज तो करता ही है। आप लोगों को डर लगता? डर के आगे जीत। शेर को क्या डर लगेगा शेर से? हाँ, ये तो आपने बहुत ही सोने पे सुहागा वाला डायलॉग बोल दिया कि शेरों को क्या डरे शेर से। चलिए ठीक है ना। जैसे एक जोक था ना
कि अगर तेरे सामने शेर आ गया तू क्या करेगा, उसने कहा मैं क्या करूंगा, शेर करेगा, है ना, वो तो करने लायक रहेगा नहीं ना। नहीं, वो टीवी का रिमोट भी बंद कर सकता है। तो हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे सेजल है, सुष्मिता है, निशा है, विवेक त्रिपाठी है, हर्ष है, सादिक है, मानसी है, और भी कोई नाम छूट रहा हो तो वो सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनमें से कोई भी अगर कोई थिएटर से रिलेटेड, नाटकों से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप सर से, मैम से पूछ सकते हैं। बोलो बच्चों, कोई भी पूछना चाहे पूछो। विवेक पूछेंगे। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एज ए स्टूडेंट अगर इस करियर में आना चाहें थिएटर के, तो बिगनिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहला तो मैं आपका ये जो प्रश्न है यस इसका उत्तर यही देना चाहूँगा कि अगर आप वाकई थिएटर में करियर बनाना चाहते हैं, यस आगे इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको दिल से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि मुझे रंगमंच में ही जो है जीवन जीना है और आगे उसी में संभावनाएं ढूंढनी है, क्योंकि फ्यूचर में आप शादी भी करेंगे, यस सर, फैमिली भी बढ़ेगी, यस सर। तो यहाँ पर स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप रंगमंच को सहज कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो यहाँ से आपको जीवन जीने की जो कला है वो सीखने को मिलेगी। और अभी तो जैसे मैंने बताया कि लोग प्रोफेशनली भी इसको कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में तो थिएटर स्कूल वगैरह हैं जहाँ पर रंगमंच की क्लासेस चलती हैं। तो अर्निंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि अब अर्निंग वाला मैटर चला गया। कुछ छोटे शहर हैं, कस्बे हैं जहाँ पर रंगमंच में पैसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जैसे आप महानगरों में चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता चले जाते हैं, तो इन जगहों पर जो है आपको जब आप रंगमंच के बारे को सीख लेते हैं, और अब तो डिग्रियाँ शुरू हो गई हैं, जैसे कि कुछ लोग एनएसडी से पास आउट हैं, तो उनको जो है बहुत अच्छा खासा जो है पेमेंट मिलता है, क्योंकि एनएसडीएन है। और जैसे कि मैंने भी 2015-16 में जो है एमए थिएटर से डिग्री की हुई है, एचएनबी से, एचएनबी श्रीनगर गढ़वाल से। तो जैसे आप उत्तराखंड में, तो आप वहाँ से ये डिग्री कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि रंगमंच होता क्या है। भरत मुनि ने जो है रंगमंच जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। और 4 वेद जैसे आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 हमारे वेद हैं। और चारों वेदों में से पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को। जी, पंचम वेद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भी जीवन जीने की कला सिखाता है, इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया है। और बाकी रूसी लेखक हैं स्टैनिस्लैवस्की, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है अपनी तकनीकी से। तो रंगमंच का अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस तरफ जाऊं, तो पहले वाली बात गई कि पैसा नहीं है, ये है, अभी बहुत कुछ है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, कब से मतलब आप लोग थिएटर में कार्य कर रहे हैं सर? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कम से कम 18-19 साल तो हो गए हैं रंगमंच में। अपने जीवन का जो समय मैंने दिया है 18-19 साल हो गए हैं। मतलब सर 2004-5? हाँ। वैसे मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, स्कूल टाइम से। यस सर। वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। बेटा स्कूल टाइम पे लोगों के बच्चे जो घर में प्राइज लेकर आते थे स्पोर्ट्स में, कोई लॉन्ग जंप में, कोई रेस में लेकर आता था, और मैं लाता था सिंगिंग में। मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल से, और शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई है। तो मुझे कहा जाता था कि भाई मनोज उठो और कोई गाना सुनाओ यार। तो टीचर कोई ढोलक बजाता था, तो कोई हारमोनियम, और मैं खड़ा होकर गाना सुनाता था। पूरी बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, मैं गाना सुनाता था। सर एक गाना हमें भी सुनाएंगे? कौन सा गाना सुनेंगे? कोई भी सुनाइए आप। मैं तो गढ़वाली गाना सुना पाऊंगा। गढ़वाली समझ में आ जाएगा मेरे को। गढ़वाली आ जाएगा? यस सर, हम आपको अर्थ भी बताएंगे। अच्छा, बेडुपाको बारमसा, बेडुपाको
बारमासा नारायण कफ पाको चैता मेरी छैला अल्मोड़ा की नंदा देवी। ये देवियों का पर्व चल रहा है और देवियों का समय है जी। अल्मोड़ा की नंदा देवी हे देवी त्वे लगौलु भेटा मेरी छैला। बहुत सुंदर ये पहाड़ का गीत। तो और ये बहुत सुंदर लोकगीत है जिसमें कि बहुत मतलब फलों के पकने का वर्णन और 12 महीने कोई ना कोई फल जैसे काफल है और भी बहुत सारी चीजें इस गीत के अंदर अगर आगे जाके जाएं बहुत गहराई में ये गीत है और पहाड़ की उत्तराखंड की हमारी संस्कृति जो है उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाते हुए। जी सर। और भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है माता पार्वती, उनको पहाड़ में मां नंदा के नाम से जाना जाता है जी। तो कहीं ना कहीं ये गीत जो है मां नंदा के लिए भी है, उनकी स्तुति में भी। जी 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 जी। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? यस यस। सर मेरा एक प्रश्न है। जी 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 पूछें। सर जैसे आपने कहा कि मतलब आपने बचपन से ही अपना मतलब थिएटर के तरफ आपका झुकाव बढ़ते चला गया था। जी, जी। तो सर उसमें आपका मतलब जो आपने परेशानियों की सामना करी और कैसे कैसे सर आप इस मुकाम तक पहुंचे, थोड़ा सा देखिए पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत से जैसा कि मैं 4th-5वीं कक्षा से एक तो रुझान रहा है गायन की तरफ जी। तो शुरुआत से ये रहा है कि 9th क्लास तक तो यही रहा है दिमाग में कि मुझे तो सिंगिंग करनी है, एज ए सिंगर खुद को सर्विस करना है। तो मैं किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी इन लोग के गाने भी जो है पुरानी डायरी है उसमें उनके गाने लिखे हुए हैं और रेडियो और कैसेट का ज़माना था जी। वो तो टेप रिकॉर्डर से वो गाने सुन सुन के उसमें लिखता था और उन्हीं को मैं उन्हीं की आवाज़ में कॉपी करने की कोशिश करता था जी। तो कि 7 सुर जो सरगम है वो मैंने नहीं पढ़ा था या न मैं जान पाया था उसको। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगी और धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं अभिनय क्या है, तो तब धीरे धीरे थिएटर की तरफ रुझान बढ़ने लगा और लगा कि नहीं मुझे तो एक्टर बनना है। तो एक्टर बनने की ओर जो है फिर मैं बढ़ने लगा और इसी तरह से एक मित्र था मेरा, उसके द्वारा जो है युगांतर नाट्य संस्था थी जो देहरादून में सबसे पहले जहाँ पर मैंने जो है नाटक किया गया था कबीरा खड़ा बाजार में जी। तो उस नाटक में आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको शायद हंसी आएगी कि मुझे डेथ बॉडी का रोल दिया गया था, कोई डायलॉग नहीं दिए गए थे और उसमें मजे की बात ये कि जब मेरे पास कोई डायलॉग नहीं थे तो जो निर्देशक साहब थे उनके दोनों पुत्रों को जो है लगाया गया था उठाने पर और जब वो लेकर आए तो ऑन स्टेज क्या कॉमेडी हुई कि स्टेज के ऊपर जब लाया गया तो मेरे माता पिता और सभी दर्शकगण बैठे हुए थे जी। तो वहां पर एक हमारे भाई साहब थे जो अब रहे नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका जी। तो उन्होंने कहा कि मनोज स्टेज से आउट हो गए हम लोग, एग्जिट हो गए, फिट आउट हो गया, तुम मुड़ जाओ। अच्छा जब मूर्ति का कैरेक्टर है मैं अपने कैरेक्टर में था और मैं जो है ऐसे जो व्हाइट कपड़ा डाला हुआ था तो मैं मुंडी उठा के उठने लगा तो पब्लिक जो वो मार्मिक सीन था जिसमें पब्लिक को रोना चाहिए था पब्लिक उसमें हंस पड़ी और वो मार्मिक सीन वो कॉमेडी बन गया। तो वो जिंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस रहा और तब समझ आया कि ऑन स्टेज जब तक आप बाहर नहीं निकल जाए फेड आउट ना हो जाए आप अपना कार्य का बहाना है तो किसी की ना सुने, सही कलाकारों की भी नहीं सुननी चाहिए। तो ये जिंदगी का मेरा बहुत बड़ा अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा है। अरे मैम आप कुछ बताना चाहें? फर्स्ट नाटक था मेरा, प्ले का नाम था विकल्प। एक तो पहली बार प्ले कर रहे हैं और डबल रोल दिया अतीक भाई ने हमको जी, एक स्टूडेंट और एक समाज सेवी का। तो उसमें अतीक भाई जो खुद डायरेक्टर है उनका एक रोल था कि वो स्टेज पे आएंगे, उन्हें गोली लगेगी और वो खून से लथपथ होकर गिर जाएंगे जी। वो हमारे बहुत अच्छे मेकअप मैन भी थे। अतीक भाई का मेकअप भूला नहीं जा सकता। रंगमंच में जो उनका जो रूप सज्जा का कार्य था बहुत अच्छा एज ए मेकअप मैन वो शायद ही यहाँ पर कोई कर पाए और अभी तक जैसा कोई है नहीं। दिगंबर भंडारी जी थे जो अब रहे नहीं, हमारे अतीक जी भी नहीं है अब जी। और सुरेंद्र भंडारी वो भी गए, वो भी अब नहीं रहे जी। और जो मूछें जो बनाई जाती है खासकर रंगमंच में जब भी आवश्यकता होती है कि भाई बियर्ड लगानी है, मुस्टाच लगाने हैं, तो वो जो रूप सज्जा अतीक जी करते थे वैसा कोई नहीं कर सकता। या सुरेंद्र भंडारी जी जी परफेक्ट
वैसा अभी तक तो ऐसे ही मुझे हो लगता रहा नहीं था कोई उस दिन। कर पाएगा, क्योंकि वो आप तो मेकअप change हो गया करते काफी थे। कुछ। हाँ सबका मेकअप वही करते थे। मैंने कहा अतीक भाई आपका सीन है, हाँ और इतना कह के मैं दूसरे कहने लगी। मैंने कहा अतीक भाई जान ही रहे भूपेंद्र क्या होगा। इतने में धाई की आवाज, देखा अतीक भाई स्टेज पे पड़े जो हैं तो तड़प रहे हैं। हम देख रहे कब यहाँ से चले गए जी और खून से लथपथ, वो समझ ही नहीं आया ये खून आया कहाँ से। जी। बाद में हमें पता लगा कि जो उन्होंने कपड़े पहन, ऊपर तो उन्होंने वैसा पहन रखा था, स्टेज पे जाते जाते उन्होंने अच्छे कपड़े उतारे और जो खून से लते हुए कपड़े रंग से, रेड कलर से जो थे, जी वो स्टेज पे जाके वो तड़प रहे हैं वहाँ पर। ये एक क्रिएटिव होती है कलाकार की कि अतीक कैसे जी उसे तो करना। कुछ अनोखे ही थे। अतीक भाई मतलब ये समझो चलते कि प्ले के बीच में दिलीप कुछ कुमार रहते हो, आप के बताओ। फैन, और बिल्कुल वैसे ही डायलॉग, दिलीप कुमार के डायलॉग बुलवा लो उनसे, क्या बढ़िया बोलते थे, वो रुला देते थे। जी तो वो कलाकार होता है जो स्टेज पे हंसा भी दे दर्शकों को, रुला भी दे दर्शकों को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरा मतलब आपसे सवाल ये था, जैसा कि आपने बताया अभी कि आपको एक डेड बॉडी का रोल दिया गया था। जी जी जी। मतलब आप मुझे तब- दोबारा हंसाएंगे? जी जी कंटिन्यू। हाँ तब सर आपके मतलब जब आप इस कैरेक्टर में थे, तब सर आपके मन में क्या मतलब फील क्या हो रहा था एक आपको? डेड बॉडी के मन में क्या फील हो सकता है? मतलब सर मतलब आप जब कोई भी रोल लेकिन कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है। सर नहीं देखिए, सवाल लाजमी है क्योंकि देखिए हर तरीके की सिचुएशन होती है। राइट, हर राइट। नाटक भाई आधा घंटे का, पौने घंटे का, जितना भी लंबा जाएगा उसमें अलग अलग आपके रोल आते हैं, अलग अलग मोड अलग-अलग आते हैं, भाव भंगिमाएं हंसने होती के, हैं, हंसने के, रोने के, डांटने एक्सप्रेशंस के। होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये आपका सवाल बिल्कुल ही सही है। तो और सर मैं- आपकी आपकी क्या सिचुएशन थी, क्योंकि पूरा नाटक देखा आपका, तो रोल बीच में आया होगा, मेकअप वेकअप करके सब पहले से बिठा रखा होगा। सब लोग मेकअप करके बैठे हुए थे और मैं विदाउट मेकअप एक कोने में बैठा हुआ था। और ऐसा नहीं है, शुरू में एक सीन होता है कि गांव में कुछ लोग जो है आते हैं, बस्तियों में आग लगाते हैं, और एक बूढ़ी अम्मा होती हैं, जी उनका इकलौता बेटा मैं होता हूँ। तो जब वो लोग वो तो रोल मैडम कोई मिला होगा। नहीं, वो मैम को नहीं, एक और मैम थी जी मेरी मुंह बोली माँ कह सकते हैं। जी, जी, विमला ढोंडियाल जी। अच्छा विमला। तो वो थी उसमें मदर के रोल में, उनके बेटे का कैरेक्टर मैंने किया था। जी। तो हम तो सपोर्टिंग एक्टर थे, तो मंच पर भी रहे, भीड़ भाड़ में खड़े, और बाद में पता चला कि हाँ बस्ती में आग लगा दी गई है। तो वो इकलौता बेटे का कैरेक्टर मेरा था। तो डायलॉग तो थे नहीं, तो आप बोला कि यार डेड बॉडी लेके आना है, फटाफट लेकर आओ। तो बोला लेट जाओ यहाँ पर, फटाफट लेट जाओ। तो इन्होंने लेटाया, उसके बाद ये वो व्हाइट कपड़ा डाला और लेकर आ गए मंच पर। सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे मुझे फील हो रहा था कि हाँ अभी हम, क्योंकि टाउन हॉल को मैं अच्छे से परिचित हूँ, तो मालूम था कि हाँ अभी ये सीढ़ियों पर लेकर जा रहे हैं। और मंच पर ले आए, क्योंकि कुछ देर वो रुके थे, तो मुझे लगा कि अभी हाँ ठीक है, सेंटर में हम, सेंटर पोजीशन है। कुछ देर बाद आवाज आती है कि मनोज भाई उठ जाओ, बस हम अब आउट हो गए, एग्जिट हो गए। और मैंने जैसे मुंडी ऐसे उठाई, तो वैसे पब्लिक का रिएक्शन वही था कि जो हम लोग अभी हम बात कर रहे थे। जी बाकी ऐसा नहीं है, रोल आप जीवित व्यक्ति का कर रहे हैं या किसी डेड बॉडी का, दिलो दिमाग में तो एक बात होती है, क्योंकि हम किसी चरित्र को दर्शा रहे हैं, वो एक्चुअल में तो नहीं है। हम जो दर्शा रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं, पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में मिलना तो चाहिए, वो फील तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी का रोल था, लेकिन दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे बिल्कुल जैसा एक डेड पर्सन का होता है वैसा ही होना चाहिए। वो अलग बात है कि वहां पर जाके कॉमेडी हो गई थी, वो अलग चीज है। जी और पूछो। मैम मेरा आपसे एक सवाल है मैम। जैसे कि आपने बताया कि आप एडवोकेट के भी प्रोफेशन में हो, मतलब मेन जॉब आपका वही है। तो मैम उस टाइम पे बहुत दिक्कतें हुई होंगी पढ़ाई में आपको, और मतलब उस टाइम थोड़ा मैम लड़कियों को पढ़ने में भी दिक्कतें आती थी। तो मैम आपने इस मुकाम को कैसे हासिल किया, और मतलब मैम आपको समाज से लड़ने की जरूरत पड़ी या फिर नहीं? ऐसा कुछ। बेटा मैं एक बात बताऊं, जब हम इस तरह का कोई रोल करते हैं, प्ले करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मैं जो कुछ हूँ अपने पापा की बदौलत हूँ। उन्होंने ही मुझे अतीक भाई के पास भेजा, क्योंकि वो पापा के फ्रेंड, हम अतीक अंकल बोलते थे उनको, उनके पास उन्होंने ही भेजा। तो मुझे कोई फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं किताबी कीड़ा हूँ, पढ़ लिया, प्रॉपर वे में क्लास में गए, जो भी टीचर ने लेक्चर दिया ध्यान से सुना, जो लिखना है उसको लिखा,
और उसके बाद प्ले के लिए टाइम लगा। मेरे जब मेरा फर्स्ट शो था इस प्ले का तो मेरे पापा स्टेज पर आए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, इतनी सारी पब्लिक में कैसे बोलूंगी और डबल रोल। मेरे पापा स्टेज पर आए और सिर्फ एक बात बोली कि बेटा ये सोचो कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये सारे जो ये मूर्ख हैं, जो तुम बोलोगे तुम्हें मान जाएंगे, पर तुम्हें ऐसा मनाना है इनको कि इन्हें ये लगे कि ये इस करेक्टर को सही में मतलब उसी करेक्टर में देख रहे हैं जी। तो मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने थोड़ा टाइम निकाला रिहर्सल का, 1 घंटा, स्कूल गए, होमवर्क किया, उसके बाद रिहर्सल में गए। जैसे कि अभी मनोज जी ने बताया कि शाम को रिहर्सल होती थी हमारी, उसके बाद घर आए। अच्छा, उस समय ये चिंता तो थी नहीं कि भैया हमें कमा के लाना है, क्योंकि पापा कमाते थे, हम तो खाते थे जी, है ना। और पिता का तो बहुत बड़ा रोल होता है बेटियों के जीवन में, बहुत ज्यादा। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ और मतलब डीएलएसए के पैनल में हूँ, जेल विजिटर हूँ, हर सैटरडे जेल बहुत जाके बंदियों और को- आपकी बदौलत हम जेल भी गए हैं। अब मेरा मतलब अगर आप लोग कहते हैं कुछ कॉमेडी करो, हंसाओ, ये तो नॉर्मल डायलॉग है जेल गए हैं बट प्ले करना। जो अतीक जी ने हमें सिखाया था कि सडनली ऐसा कुछ होना चाहिए डायलॉग में। जेल गए मेरा मतलब है कि हम वहाँ पर वो वाकया भी हम आपसे जानेंगे। दरअसल हमने प्ले किया था, तो उस प्ले को लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे, जो जेल में जो कैदी हैं ताकि उनका भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो सके। तो वहाँ के जो जेल अधीक्षक महोदय थे और लता मैम के बदौलत जो है वहाँ पर उन्होंने बात की थी, जैसा कि वो बता रहे हैं, जेल विजिटर है मैम, तो इन्होंने बात की थी। तो हम लोग अपना नाटक लेकर वहाँ पर गए थे। तो जो वहाँ पर कैदी थे, क्योंकि वो तो अब अंदर पिंजरे में ही रहना है, वो तो मैम को पता ही होगा कौन कौन है, क्योंकि मैम उन्हीं के साथ केस वगैरह लड़ती हैं सब। और वहाँ एक कॉमेडी भी हुई एक बार। यस मैम। हम प्ले करने गए, ये अंडर सेक्रेटरी ही करने गए थे। जी। तो वहाँ जब जेल में एंट्री करते हैं तो वहाँ एक मोहर लगती है, और जैसे हम लोग हैं, हमने प्ले किया, हमने बाहर निकलना है, तो वो मोहर को देख के हाथ पे मोहर लगाते हैं, तब वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कोई बंदी बाहर निकल जाए, कोई कैदी बाहर निकल जाए, कोई मुलजिम ना। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब अतीक भाई, जो हमारे फाउंडर, उनकी वो मोहर मिट गई या लगी नहीं, क्या हुआ, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया कि आपको नहीं निकलने देंगे, आप बंद ही हो। कलाकार लोग हैं। फिर गए वो जेलर सर के पास के, भैया मैं तो ये मेरा ही ये थिएटर है भाई, मैं तो अंदर ही रह गया। तब उन्होंने कहा इन्हें बाहर निकालो, तब वो बाहर। ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इसलिए कलाकार हैं, जाते हैं पब्लिक के बीच में, सब होता रहता है। हाँ सर, आप बता रहे थे फिर वो प्ले करने के लिए तो मतलब ये इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, जैसे कि हम लोग मैम बता रही हैं, तो ऐसे छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, जो आज हमें मतलब खुशी दे रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है तो काफी सिचुएशन बहुत वो हो जाती है। अतीक भाई तो सोचे कि मैं रह गया अंदर, और हम भी कह रहे हैं बाहर क्यों नहीं निकल रहे, हम तो आउट हो चुके थे। आप लोगों ने तो बहुत इंतजार किया होगा क्या बात होगी। उसके बाद वो गए, वो तो खैर उनकी अपनी कला थी कि वो एक बड़े से बड़े इंसान के साथ भी बहुत अच्छी तरह डीलिंग करते थे। बहुत बड़ी बात है वो हमें उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अगर क्योंकि मेरे पापा भी थिएटर से जुड़े हैं, जागृति से जुड़े थे मेरे पापा। अच्छा, तो जागृति नहीं से थे? हाँ, स्टेज पूरा वही सजाते थे जी। बहुत बड़ी मंच सज्जा उन्हीं की होती थी। अच्छा, आज मतलब बहुत सारे चीजें खुल के आ रही है। एक तो आपका वो वॉइस वाला जो है मामला, और दूसरा ही ये मैं आज सुन रहा हूं। तो उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया था, और बस मैं तो कहती हूँ कि मैं इस वकालत में जो मेरा नाम है, जो मेरी सीनियरिटी है, जो मुझे मुकाम मिले हैं, तो वो सब, यदि मेरे पापा मुझे सपोर्ट ना करते तो भैया मेरी तो शादी हुई होती कहीं गांव में, और मैं तो भैंसों के वो गोबर के उपले पात्र। इस समय ये हाल हुआ, क्योंकि जो मेरे ताऊ जी, नाना जी, उन्होंने जब मैं 8th में थी तो वो मेरे रिश्ते लेके आने लगे। इस काम में भी मेहनत चाहिए मैडम, ये गोबर पातने वाला और ये सब वो ऐसे ही नहीं हो जाता। 1 महीने के लिए गाँव जाते थे, हम सारा काम करते थे जी। कैसे गेहूं पीसते हैं, कैसे चावल वो धान कूटते हैं, कैसे घास काटते हैं, ये तो आता है। बहुत मैम वो समय अब आपने याद दिला दिया, क्योंकि हम तो देखो 5-7-10 दिन बाद जो भी है हमारा
जाने का है और इसके बाद गेहूं ही आने वाली है। जाते ही सबसे पहले गेहूं ही देखनी हमने। तो वो जो समय होता है गेहूं की फसल आने का, और उस टाइम में जो गांव के अंदर एक लहर होती है, माहौल होता है, वो बड़ा देखने खुशबू वाला माहौल होता है, देखने लायक दृश्य वो रहता है। तो दोस्तों देखिए, हर चीज को देख करके हमें चलना पड़ता है। उसी में एक चीज है समय, वो तो अपनी गति से चलता रहता है, रुकता भी नहीं है किसी के लिए। अगर ये समय रुकता तो हम इस मुलाकात को और जारी रखते। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि समय जो है सामना करते करते हमारे और हमारे सवालों का बहुत आगे चला जाए, हमें इस कार्यक्रम को जो है यहीं पे समाप्त करने से पहले जो है मैम, मैं आप लोगों को दोनों को जो है ये कहना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी ओर से लास्ट में हमारे श्रोताओं के लिए एक क्या मैसेज जो है छोड़ना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि खूब पढ़ें और जो तुमने लाइन चूज करनी है बेटा, ईमानदारी, लगन और मेहनत, यदि ये 3 चीजें रखोगे तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। अब मनोज जी देंगे। बाकी मैं सभी साथियों से, दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप रंगमंच में कुछ आगे करना चाहते हैं तो पहले तो आप खुद को टटोल लें कि मुझे वाकई यहाँ पर बने रहना है, रंगमंच सीखना है, करना है, क्योंकि रंगमंच बहुत कुछ सिखाता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। जीवन जीने की कला, ठीक है जी। पहले आप ये तय कर लें, आप चाहे रंगमंच में आना चाहें या कहीं पर भी कुछ भी करना चाहें, उसके लिए पहले आप तय कर लें। और एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है जी। तो पढ़ाई मन लगा कर पढ़ें जो भी छात्र हैं, और उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पर भी जो भी कार्य करना चाहते हैं मन लगा कर करें। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा आज का ये कार्यक्रम जो है सर और मैम आप लोगों के साथ में रहा, और मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा आप दोनों को कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, स्टूडियो में आए और थिएटर से संबंधित, नाटक से संबंधित जितनी भी हमारी जो है हमें जागरूक किया, हमारी जानकारियों को आपने और बढ़ाया, मैं तो ये कहूँगा। और अब दोस्तों बिना देरी किए हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि यदि आज मैं आपसे विदा लूंगा तो ही तो किसी नए कार्यक्रम में नए हस्ती के साथ, नए सवालों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए लोगों के साथ आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी किए मुझे यानी आपके अपने आरजे गौरव को इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।